हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपने वीडियो में, दैट इज मोनोपोली। मार्केट स्ट्रक्चर का हमने मार्केट स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। ये सेकेंड है हमारा, दैट इज मोनोपोली। आज हम मोनोपोली को डिटेल में कवर करेंगे। द टर्म मोनोपोली हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, मोनोस मीनिंग सिंगल एंड पोलिन मीन्स सेलर, विच मीन्स कि मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। अ मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच सिंगल पर्सन और एंटरप्राइज इज द ओनली सप्लायर ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। इसमें क्या बोला गया है, ये वो सिचुएशन है जिसमें कि एक इंडिविजुअल क्या है, सेलर है, वो ही एक प्रोडक्ट को बेच रहा है। सेकेंड, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मोनोपोलीज आर thus characterized by lack of economic competition to produce the goods and services, lack of viable substitute goods. सेकेंड, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, विच मीन्स कि वो जो प्रोडक्ट है जो कि एक सेलर बेच रहा है उसका कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कोई भी उसके बदले में हम कोई और गुड नहीं यूज कर सकते हैं। अगर हमें यूसेज है तो हमें वही उसी गुड को परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ हाई मोनोपोली प्राइस वेल अबव द फार्म्स मार्जिनल कॉस्ट दैट लीड्स टू हाई मोनोपोली प्रॉफिट। इसमें उन्होंने कहा है कि जो मोनोपोली होती है, क्योंकि एक ही सिंगल सेलर है, उसका जैसा प्रोडक्ट और कोई नहीं बेच रहा है, कंज्यूमर्स के पास में और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो वो जो प्रोड्यूसर होता है, वो जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो कि वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या करता है, एक्स्ट्रा चार्जेस चार्ज कर सकता है। जो उसकी मार्जिनल कॉस्ट है, जो उसकी कॉस्ट लग रही है उसको बनाने में, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करने के बाद उसमें वो अपना ह्यूज प्रॉफिट ऐड कर सकता है। तो इस सिचुएशन को हम मोनोपोली सिचुएशन कहते हैं। नाउ मोनोपोली सिचुएशन आखिर हमने कहा कि मोनोपोली सिचुएशन राइज क्यों होती है। देखो, अ फंडामेंटल कॉज ऑफ मोनोपोली इज बैरियर्स टू एंट्री। हमने हमेशा पढ़ा है मार्केट में एंट्री एंड एग्जिट, ये मैंने डिटेल में कवर किया है अपने परफेक्ट कंपटीशन वाले वीडियो में कि बैरियर्स ऑफ एंट्री एंड बैरियर्स ऑफ एग्जिट क्या होता है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन सी दैट वीडियो एज वेल डिटेल में, ठीक है। नाउ देखो, बैरियर्स ऑफ एंट्री होता है कि बैरियर्स ऑफ एंट्री का मतलब होता है कि मार्केट में एंटर करने में रुकावट है। रुकावट का मतलब ये है कि एक इंडस्ट्री है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक ही प्रोड्यूसर है उस प्रोडक्ट को बेच रहा है, दूसरा उस इंडस्ट्री में क्यों नहीं एंटर कर पा रहा है, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हो सकता है दूसरा ऑप्शन है कि ओनर ऑफ द की रिसोर्सेज बाय अ सिंगल फर्म, वो जो रिसोर्स उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए बनता है वो किसी एक सिंगल ओनरशिप, उसकी जो ओनरशिप है वो एक इंडिविजुअल के पास है जो कि उसको बेच ही नहीं रहा है, वो उससे खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और उस प्रोडक्ट को खुद ही मैन्युफैक्चर करके बेच रहा है। दैट इज व्हाई ही इज नॉट गिविंग दैट रॉ मटेरियल टू एनी अदर पर्सन, दैट इज व्हाई दैट प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल विद एनी अदर सेलर, ठीक है। तीसरा है नेचुरल मोनोपोलीज। देखो, नेचुरल मोनोपोलीज क्यों होती है, दूसरी में हमने कहा कि गवर्नमेंट मोनोपोलीज बनाती है कुछ सिचुएशन में, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवेज है, ये एक एग्जांपल है मोनोपोली का। गवर्नमेंट इसमें मोनोपोलीज क्यों बनाई हुई, क्योंकि वन ऑफ द नेसेसिटी सर्विस है हमारे इंडिया में जो कि हर इंडिविजुअल यूज करता है, बेसिक सर्विसेज है। तो इन बेसिक सर्विसेज को हम क्या कर सकते हैं कि प्राइवेट ओनर्स के हाथ में अगर देंगे तो इट वुड बी वेरी कॉस्टली, वो अपने हिसाब से उसका प्राइस चार्ज कर सकता है। तो जस्ट टू प्रोवाइड द बेसिक सर्विसेज टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, इसलिए उन्होंने क्या किया है, वेरियस हम कह सकते हैं कि उसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि बर्थ्स बुक कर सकते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट कई सारे सर्कमस्टेंसेस में मोनोपोलीज क्रिएट करती है बिकॉज दैट इज नेसेसरी फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, हम कह सकते हैं, या बेनिफिट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। थर्ड हमारा नेचुरल मोनोपोलीज होता है। नेचुरल मोनोपोलीज अगेन होता है वो सिचुएशन जहां पर की जो जिस सेक्टर में है उस सेक्टर में क्या है कि बहुत सारा जो
इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उस इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए होता है, और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा एक्सपेंडिचर लगता है, जो कि अगर बहुत सारे लोगों को परमिशन दी जाए तो उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं बन पाता है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि हम जब भी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो एक प्रोडक्ट को एक स्पेसिफाइड लिमिट तक प्रोड्यूस करने से क्या होता है, हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाती है। तो ये पर यूनिट कॉस्ट कम क्यों होती है? क्योंकि देखो, अगर हम जनरल एग्जांपल मान लो कि एक रूम हम अगर रेंट पे लेते हैं, या फिर एक बिजनेस वाले ने एक अपना बिजनेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रेंट पे लिया है, तो उसमें वो चाहे एक प्रोडक्शन करे, चाहे वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, चाहे वो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, उसको जो उस बिजनेस हाउस का जो रेंट पे करना पड़ेगा वो सेम होगा। तो अगर वो उसमें 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या होगा, अगेन वो मान लो 10,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए को वो 100 यूनिट्स में डिवाइड कर देगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है, सेम चार्ज होगी 100 यूनिट्स में, तो वो उसमें डिवाइड हो जाएगी। अगर वो कल को 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने लगते तब भी उसका रेंट सेम पड़ेगा, तो वो फिर वो जो हमारी दिस 100 वो जो हमारा रेंट था वो क्या होगा, अगर 10,000 रुपए रेंट है तो 10,000 रुपए 1000 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा कि हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो कॉस्ट होती है जो रॉ मटेरियल वाली कॉस्ट होती है, जो कि हमारे प्रोडक्शन बढ़ने से वो बढ़ती जाती है, बट फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो फिक्स्ड होती है, वो प्रोडक्शन के बढ़ने से, एक स्पेसिफाइड लिमिट तक प्रोडक्शन के बढ़ने से वो कॉस्ट बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो दैट इज तो इसलिए एक स्पेसिफाइड लिमिट तक जब हम अपना प्रोडक्शन करते रहते हैं तो पर यूनिट एक भी यूनिट जब हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा जो कॉस्ट होती है, उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, वो थोड़ी सी कम होती जाती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट और डिवाइड होती जाती है। ठीक है, तो दैट इज कि नेचुरल मोनोपोलीज का मतलब होता है कि कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे अगर बहुत सारे लोग एंटर कर जाएंगे तो वहां पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं हो पाएगा, वहां पे पर यूनिट कॉस्ट कम नहीं होगी, और विच इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द सेलर्स एंड विच इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि हमारा जो ये वाटर सप्लाई होता है, जैसे दिल्ली में अगर हम कहें तो हमारे दिल्ली जल बोर्ड है, वो सारे ऑल ओवर दिल्ली वो क्या करता है, वाटर सप्लाई करता है। अगर इसमें कोई और प्राइवेट प्लेयर भी एंटर करते हैं, मान लो 2-3 और प्राइवेट प्लेयर एंटर कर जाते हैं, तो क्या होगा कि वो जो सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, अगेन उनको अपनी अपनी पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, और वो लोग अपने अपने मतलब, विच मीन्स कि इट मीन्स अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पहले खड़ा करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारा पैसा लगेगा, देन दे विल प्रोवाइड दैट वाटर सप्लाई। तो उसमें क्या होगा कि वो किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होगी और उन सब में, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं हो पाएगा, विच मीन्स कि वो जो चार्जेस चार्ज करेंगे, हर कोई हायर चार्जेस चार्ज करेगा, which is not beneficial for the consumers also and which is not beneficial for the this manufacturers also, because क्योंकि हर किसी ने बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट पुट की है, उसके हिसाब से उनको जो प्रॉफिट है वो नहीं आएगा, और वो लोग अपने हिसाब से चार्ज भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हो जाएंगे, तो वो किसी के लिए भी बेनिफिशियल, विच मीन्स कि प्रॉफिट उसमें उतना नहीं हो पाएगा जितना कि होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं, जैसे हमने कहा वाटर सप्लाई, नेचुरल गैसेस होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, इन सारी चीजों में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लगता है, और बहुत सारे प्लेयर्स अगर मार्केट में हो जाते हैं, सप्लायर्स हो जाते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, तो वो बेनिफिशियल किसी के लिए भी नहीं रह जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि वहां पे अगर एक प्लेयर होता है तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल गेन कर पाता है, वो इकोनॉमीज विच मीन्स कि उसकी जब मोनोपोली हो जाती है तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल गेन कर पाता है, जो कंज्यूमर्स के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें पर यूनिट कॉस्ट कम होती है। इसके अलावा अब गवर्नमेंट ने कुछ और प्रोसीजर्स बनाए हैं, जैसे हमारा कॉपीराइट्स होता है, पेटेंट्स होते हैं। कॉपीराइट क्या होता है, मान लो कोई इंडिविजुअल बुक लिखता है तो वो उसको उसका कॉपीराइट बन जाता है, और सेम जो बुक होती है वो कोई और पब्लिश करा के उसे बेच नहीं सकता है। क्यों ऐसा गवर्नमेंट करती है, ताकि
एक तो इनोवेशन, और लोग जो इनोवेशन और अपनी न्यू स्किल्स को यूज कर रहे हैं उसके लिए उनको बेनिफिट मिले, वो जो अपना टाइम डिवोट कर रहे। अदरवाइज अगर एक प्रोडक्ट किसी ने, एक बुक किसी ने लिखी, अगर वो कोई भी छपा छपा के बेच सके तो क्या होगा, जिसने बेसिकली मेहनत की उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जिसने मेहनत नहीं की है उसको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, बिकॉज उसने उतना सारा टाइम पैसा पहले खर्च नहीं किया। पेटेंट्स होते हैं, जैसे हमारे ये जो मेडिसिन वगैरह होती हैं इसके लिए पेटेंट राइट होते हैं। तो एक कंपनी होती है, वो क्या करती है, बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सालों साल लग जाते हैं, तब जाके एक दवाई वो लोग बना पाते हैं, या एक मेडिसिन का डेवलपमेंट होता है सक्सेसफुली। लाइक बहुत सारे राउंड्स में उनको चेक करना होता है सारा, फिर उसके बाद वो मेडिसिन बन पाती है, जिसको वो पेटेंट करवा लेते हैं कि सेम मेडिसिन कोई दूसरा, सेम फॉर्मूला कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। वो किस लिए कराते हैं, बिकॉज एक इंडिविजुअल ने इतना सारा टाइम डिवोट किया है, इतना सारा पैसा खर्च किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जिससे कि उसको बेनिफिट मिल सके। इट ऑल्सो is a way to promote some innovation, some new skills, some new technologies in the country or all over the world, we can also say. ठीक है, तो these are the reasons why monopolies arise. Now, features of monopoly क्या होते हैं? Monopoly firms must be the only supplier of the product, which means कि एक ही seller होगा, एक ही supplier होगा, products हो सकते हैं, services हो सकते हैं। There must be no close substitute of the product. दूसरी इसकी मस्ट कंडीशन होती है कि उस प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है, ये जो हमारा वर्ड सब्स्टिट्यूट है इसका मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट के बदले हम और कोई प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकते। मान लो कि हमारे को से पेट्रोल की हमारी व्हीकल है, तो हमें पेट्रोल ही उसमें डलवाना पड़ेगा, हम उसमें उसके अलावा और कुछ नहीं डलवा सकते। ठीक है, तो देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट प्रोडक्ट, कि अगर कोई कंज्यूमर चाहे कि नहीं मैं इसे नहीं यूज करूं, इसके बदले कुछ और यूज कर लूं, तो वो उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट मतलब जिसमें, जैसे मान लो चाय और कॉफी होता है, मान लो मैं शॉप में गई, मुझे चाय नहीं मिली, मैंने कहा ठीक है कॉफी दे दीजिए, तो आई कैन ड्रिंक कॉफी इन प्लेस ऑफ टी। अब मैं चिप्स लेने गई, मुझे एक स्पेसिफिक ब्रांड नहीं मिला, तो मैंने कहा ठीक है दूसरा दे दो, दूसरा नहीं मिला तो तीसरा, कुरकुरे दे दो, कुरकुरे नहीं मिले तो नमकीन दे दो, कुछ भी। दीज आर क्लोज सब्स्टिट्यूट हम कह सकते हैं, तो क्लोज। लेकिन इन केस ऑफ मोनोपोली जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होते हैं उनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, उसके बदले में हम और कुछ नहीं यूज कर सकते हैं, हमें वही प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अ मोनोपोली फर्म में बी ओन बाय अ पर्सन, एक पर्सन ओन के द्वारा ओन किया हुआ हो सकता है, कुछ लोग पार्टनर्स मिलके उसे ओन कर सकते हैं, या फिर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है। अ मोनोपोलिस्ट कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, ही इज अ प्राइस मेकर नॉट अ प्राइस टेकर, बिकॉज देखो हमारा जो प्राइस डिसाइड होता है वो डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी डिमांड तो है, सप्लाई नहीं है उतनी सारी, दैट इज वाई वी से ये जो मोनोपोलिस्ट होता है ये डिक्टेटर होता है, ये जिस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है उस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। दैट इज व्हाई वी से ही इज अ प्राइस मेकर नॉट अ प्राइस टेकर। ठीक है, प्योर मोनोपोली इज नॉट फाउंड इन द रियल वर्ल्ड। प्योर मोनोपोली जो होती है वो रियल वर्ल्ड में नहीं मिलती है, विच मीन्स कि ऐसा कोई भी वो नहीं है। प्योर मोनोपोली मिलती है मार्केट में, बट प्योर मोनोपोली मीन्स एक प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट ना हो, कुछ उसके बदले यूज ना किया जा सके, ये तो वैसा प्योर मोनोपोली वाली कंडीशन नहीं होती। मान लो हमने इंडियन रेलवेज का एग्जांपल दिया, और तो कोई ऑप्शन नहीं है रेलवेज में, बट वी कैन हैव, हम फ्लाइट से जा सकते हैं, हम बस से जा सकते हैं। दे आर नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट, बट दे आर सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो हम प्योर मोनोपोली कहें तो उसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन का सिर्फ एक ही जरिया है और कोई जरिया नहीं। तो ऐसा रियल वर्ल्ड में ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, अब मोनोपोलिस्ट, तो प्योर मोनोपोली वाली सिचुएशंस रियल वर्ल्ड में नहीं होती है, मोनोपोली वाली सिचुएशंस अवेलेबल होती है। A monopolist faces no competition. There is a strong barrier on the entry of new firms. मोनोपोलिस्ट का कोई भी कंपटीशन नहीं होता है, कॉम्पिटिटर नहीं होता है, और उस मार्केट में क्या होता है, एंट्री पे बैरियर्स लगे होते हैं, उस मार्केट में एंटर इजीली नहीं किया जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उस मार्केट में एंट्री क्लोज होती है।
और क्लोज होने का रीजन हमने अभी पढ़ा है, हमने 3 रीजंस पढ़े थे। नेचुरल मोनोपोली हो सकती है, गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई हो सकती है, रिसोर्सेस ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है। नाउ एडवांटेजेस में आ जाते हैं हम। A monopoly has complete control over their market, therefore overproduce can be prevented, because एक ही इंडिविजुअल सेलर है, उसे पता है हमारी मार्केट कितनी बड़ी है और वो जो अपना प्रोडक्शन करेगा उसके अकॉर्डिंगली ही करेगा, ठीक है। दैट इज वाई ओवर प्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। प्राइसेस विल लोअर ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल। हमने कहा कि मोनोपोली में क्या है, एक ही सेलर है, वो जितना ज्यादा बेचता जाएगा सामान, धीरे धीरे क्या होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल गेन कर लेगा और धीरे धीरे उस प्रोडक्ट का प्राइस कम होता जाएगा। एबनॉर्मल प्रॉफिट इज कॉमन इन द लॉन्ग रन। नॉर्मल प्रॉफिट हम क्यों कह रहे हैं, मतलब हद से ज्यादा प्रॉफिट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि ही इज द प्राइस मेकर नॉट अ प्राइस टेकर। वो अपने हिसाब से जितना मर्जी चाहता है वो अपना प्राइस चार्ज कर सकता है, क्यों, क्योंकि उस प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, उस प्रोडक्ट का कोई और सेलर भी अवेलेबल। प्रोडक्शन इज मोर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल बिकॉज एक ही इंडिविजुअल है, ही हैज ऑल द नॉलेज एंड स्किल्स अबाउट दैट, तो दैट इज वाई जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो इफिशिएंट होता है एंड प्रॉफिटेबल होता है, लीड्स टू इनोवेशन ऑफ सम काइंड। इनोवेशन ऑफ सम काइंड बिकॉज हमें पता है कोई और अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसमें इनोवेशन करके उसको और अच्छा भी बना सकते हैं। बट हम इसको एज अ हम कह सकते हैं कि इन सम सर्कमस्टेंसेस हम पढ़ लेते हैं व्हाई आर मोनोपोलीज बैड फॉर इकोनॉमी। मोनोपोलीज एक इकोनॉमी के लिए क्यों अच्छी नहीं है। हमने कहा कि गवर्नमेंट कभी भी मोनोपोली को प्रमोट नहीं करती है, बट इन सर्टेन सिचुएशंस, इन सर्टेन कंडीशंस, मोनोपोलीज, नेचुरल मोनोपोलीज होना ऑब्वियस होता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, ठीक है। सिंस मोनोपोलीज आर द ओनली प्रोवाइडर, monopolies are the only provider, they can set any price they choose, that's known as price fixing, and they can do this regardless of demand because they knew the consumer has no choice. तो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज क्या है, बिकॉज मोनोपोली एक सिंगल सेलर है, उसके पास में he is the price maker, he can charge any price from the consumers because he knew the consumers don't have any other option available with them. Not only can monopolies raise prices, but they can also supply inferior products. अगर monopolist inferior products भी बेच रहा हो, then still consumers के पास में क्या है, कोई और option available नहीं है। That is why we see कि monopolies में अगर seller inferior product भी बेच रहा है, higher price भी charge कर रहा है, then still consumer don't have the other options available. Now, monopolies eliminate the manufacturer's incentive to innovate and provide new and improved products. Monopolies की वजह से, क्योंकि monopolies में सेलर को पता है मेरा जो प्रोडक्ट है वो तो बिकेगा ही बिकेगा, जो इंडिविजुअल है, जो कंज्यूमर है, वो जाएगा कहाँ, ले दे के उसको मेरा ही प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। दैट इज वाई ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी इनोवेशन। वो अपने प्रोडक्ट में कोई इनोवेशन या कोई न्यू टेक्नोलॉजी या कुछ नया करना नहीं चाहता है, बिकॉज उसे पता है मेरा प्रोडक्ट बिक ही जाएगा। Monopolies create inflation since they can set any price they want and they will raise cost to consumers. It's called cost push inflation. Now, इन monopolies की वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन भी हो जाता है, प्राइसेस काफी हाई भी हो जाते हैं, because in monopolies the market is not dictated by the demand and supply. तो that is why जो monopolist होता है उसके पास में सारी पावर होती है, तो वो मार्केट को क्या कर सकता है, इन्फ्लेट कर सकता है। वो इन्फ्लेशन, उसकी वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा हो सकता है। इट्स कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। I hope you would have understood what is monopoly, what are the characteristics of monopoly, what are the advantages and disadvantages of the monopoly. So please give your views, give your comments, so that I can understand whether you are this understanding it or not. And if you like the video, please subscribe and share, and also press the like button. And thank you for giving your time.